आज की वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 3rd चैप्टर संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। देखिए, हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? कपड़ों से बने होते हैं। ये कपड़े किससे बनते हैं? या तो प्राकृतिक रेशे से बनते हैं या कृत्रिम रेशे से बनते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? जैसे कॉटन है, रेशम, ये क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। और कृत्रिम रेशे ये कौन से हैं? कृत्रिम रेशे ऐसे रेशे होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इनको संश्लेषित या कृत्रिम रेशे कहा जाता है या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है, या इन्हें सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। प्राकृतिक रेशे हमें पौधों से भी मिलते हैं और जंतुओं से भी मिलते हैं। पौधों से कौन सा रेशा मिलता है हमें? जैसे कपास या कॉटन। अब यहाँ पे देखिए, एक टेबल दी हुई है, इसमें ये वस्तु का नाम हमें लिखना है और किस रेशे से वो बना हुआ है, कृत्रिम या प्राकृतिक। अब देखिए, जैसे स्वेटर है, स्वेटर अधिकतर हमने सुना है किससे बनती है? ऊन से बनती है। ऊन जंतुओं से मिलता है, पेड़ से मिलता है, और ये प्राकृतिक रेशा है। तो स्वेटर प्राकृतिक रेशे से बन रही है। इसी तरह से मोजे आपने देखा होगा अक्सर नायलॉन के बने होते हैं, और नायलॉन कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। सिंथेटिक फाइबर इसको कहते हैं, जो मानव निर्मित फाइबर है। इसी तरह से साड़ी अगर ये रेशम से बनी हो सकती है, अगर रेशम से बनी है तो ये प्राकृतिक है, क्योंकि वो रेशम कीट से प्राप्त होती है रेशम। अब सिंथेटिक फाइबर क्या है या संश्लेषित रेशे क्या है? संश्लेषित रेशा या सिंथेटिक फाइबर ये क्या है? एक साथ जुड़ने वाली छोटी इकाइयों की एक श्रृंखला है या चेन है। प्रत्येक छोटी इकाई या यूनिट वास्तव में क्या है? रासायनिक पदार्थ है। ऐसी कई छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जिसे पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। ये बहुलक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका अर्थ है बहुत सारी इकाइयाँ। पॉलीमर सिंथेटिक भी होते हैं, संश्लेषित भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। जैसे कपास एक बहुलक है या पॉलीमर है, जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो ग्लूकोज की इकाइयाँ जब एक चेन के रूप में आपस में जुड़ जाती हैं तो सेल्यूलोज का निर्माण होता है। तो इस तरह से सेल्यूलोज क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए, चित्र में दिख रहा है आपको, ये जैसे माला है, माला में क्या होते हैं? बहुत से मोती एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। इसमें बहुत से मोती मिलकर क्या बना रहे हैं? एक माला बना रहे हैं। इसी तरह से इसमें देखिए, ये पेपर क्लिप है कि पेपर क्लिप को हम अगर जोड़ेंगे एक चेन जैसी रचना बन जाती है। ठीक इसी तरह से बहुलक बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं, उसमें बहुत सी इकाइयाँ एक चेन के रूप में जुड़ जाती हैं। अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर कितने तरह का होता है या संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं रेयॉन। रेशम के कीट से प्राप्त रेशम की खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक गुप्त रखा गया था। रेशम के रेशे से जो कपड़ा बनता है वो बहुत महंगा होता है। रेशम का कपड़ा महंगा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी होता है, लेकिन हर व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से रेशम तैयार करने के प्रयास किए। अंत में उनको सफलता मिली और उन्होंने एक ऐसा कृत्रिम रेशा प्राप्त कर लिया जो बिल्कुल प्राकृतिक रेशम के रेशे की तरह था। ये फाइबर लकड़ी के गूदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया गया था।
या केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा प्राप्त किया गया था। इस रेशे को रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहा गया। रेयॉन एक प्राकृतिक स्रोत लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है, फिर भी यह मानव निर्मित है। ये रेशम की तुलना में बहुत सस्ता है, लेकिन इसे रेशम की तरह ही बुना जा सकता है और साथ ही कई आकर्षक रंगों में इसे रंगा जा सकता है। चादरें बनाने के लिए रेयॉन को रुई के साथ मिलाया जाता है। अब देखिए, रेयॉन से बनी हुई वस्तुएं यहाँ पे दिखा रखी हैं। ये कारपेट है जो रेयॉन से बनी है। इसका रख रखाव भी बहुत आसान होता है। इसे कई बार धोने पर भी ये खराब नहीं होता। इसी तरह से डोरमेट है, ये रेयॉन से बनाई जाती हैं और ये क्योंकि रेशम की तरह दिखती हैं तो ये कारपेट या इससे बनी वस्तुएं जो हैं ये बहुत सुंदर लगती हैं। अगला रेशा है नायलॉन। नायलॉन जो है ये भी एक मानव निर्मित रेशा है या सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन को 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना इसे बनाया गया। इसे कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला सिंथेटिक फाइबर था। मतलब ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो पूर्णतः संश्लेषित या सिंथेटिक था। नायलॉन फाइबर मजबूत, लोचदार और हल्का था। साथ ही ये चमकदार और धोने में आसान होता है, इसलिए ये कपड़े बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय हो गया। नायलॉन से बनी वस्तुएं चमकदार होती हैं, दिखने में सुंदर लगती हैं, साथ ही हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। साथ ही धोने में इनको बहुत आसानी होती है। नायलॉन क्योंकि इसका फाइबर क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। ये इतना मजबूत होता है कि स्टील के तार इसके सामने कमज़ोर है, समझ लीजिए। यहाँ पे नायलॉन से बनी हुई कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। देखिए, नायलॉन के मोजे, इसके पर्दे, रस्सियाँ बनती हैं। ये जो टूथब्रश है इसका ब्रसल में इसको काम में आता है। तो ये नायलॉन से बनी हुई वस्तुएं हैं जो बहुत टिकाऊ होती हैं और साथ ही इनका रख रखाव जो है ये बहुत आसान होता है। धोने में आसान है, इसका मेंटेनेंस आसान है और ये बहुत हल्की है और अगर इन्हें धोया जाता है ये बहुत जल्दी सूख भी जाती हैं। तो इसलिए नायलॉन जब बना था ये जल्दी ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया था क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे थे। इसी तरह से आपने देखिए पैराशूट से उतरते हुए देखे होंगे या रॉक क्लाइंबिंग करते हुए लोगों को देखा होगा। जो ये रस्सियाँ होती हैं, पैराशूट है, ये किससे बनता है? नायलॉन से बनता है क्योंकि नायलॉन का रेशा स्टील के तार से भी बहुत मजबूत होता है। स्टील का उतना ही पतला तार जितना फाइबर ये इसका रेशा है, उसके सामने स्टील का रेशा कमज़ोर होगा और ये नायलॉन बहुत मजबूत होता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रयोग कर सकते हैं हम। कौन सा धागा कितना मजबूत है इसको देखने के लिए एक लोहे का स्टैंड लेंगे। ये चित्र में दिख रहा होगा, एक लोहे का स्टैंड दिख रहा है और ये एक क्लैंप इसमें लगा हुआ रहता है। लोहे का एक जो लंबी छड़ी है इसमें यहाँ पे ऊपर दिख रहा है क्लैंप लगा है जिससे हम किसी वस्तु को कस सकते हैं आगे को। तो इस तरह से ये लोहे के स्टैंड के द्वारा हम किसी भी धागे की मजबूती नाप सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक धागा लटकाया है, धागे से नीचे कोई भी भार लटका दिया है, कोई भी वेट। हम पत्थर ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक की भारी वस्तु ले सकते हैं। हम बहुत से धागों का यहाँ पे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा धागा कितना मजबूत है। अगर धागा थोड़े से वेट से टूट जा रहा है तो इसका मतलब धागा जो है या रेशा जो है ये कमज़ोर है, और अगर नहीं टूटता इसका मतलब वो मजबूत रेशा है। देखिए अगला संश्लेषित रेशा है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इस फाइबर से बने कपड़े आसानी से खराब नहीं होते, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती, धोने में आसान होती है। इससे ड्रेस बनाई जाती हैं कई तरह की।
आपने बहुत से लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट या दूसरे तरह की ड्रेस पहने हुए देखा होगा। टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन फाइबर में या रेशों में खींचा जा सकता है, जिससे किसी भी अन्य धागे की तरह बुना जा सकता है। आपने किचन में देखा होगा, हम चीनी, दाल, नमक वगैरह ये प्लास्टिक के जार में रखते हैं। पीईटी जार इसको कहते हैं, या पीईटी बोतलें होती हैं। ये भंडारण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। पीईटी का पूरा नाम है पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। पीईटी जो है ये पॉलिस्टर का एक बहुत ही परिचित रूप है। पीईटी का उपयोग बोतल, बर्तन, जार, इसी तरह से तार और कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिस्टर क्या है? ये वास्तव में एस्टर नाम के रसायन है जो बहुत से यूनिट या इकाइयों से मिलकर बना होता है। एस्टर ऐसे केमिकल या रसायन होते हैं जिनमें से फलों की सुगंध आती है। कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नाम से बेचे जाते हैं। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा, ये दो दो तरह के रेशे से बने होते हैं। हम लोग सर्दियों में स्वेटर, शॉल और कंबल का उपयोग करते हैं। ये ऊन से बने हुए होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो ये ऊन दिख रहा है ये सब प्राकृतिक ऊन है। ये कुछ ऊन इसमें ऐसा भी होता है जो सिंथेटिक रेशे से बना हुआ होता है। वो वास्तव में प्राकृतिक ऊन नहीं है, वो क्या है, संश्लेषित रेशा है जिसको एक्रेलिक कहा जाता है। तो एक्रेलिक की बनी हुई स्वेटर, शॉल, कंबल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे प्राकृतिक ऊन से बनी हुई होती हैं, लेकिन एक्रेलिक से बने हुए ये वस्तुएं अधिक सस्ती होती हैं, टिकाऊ होती हैं। इनका रख रखाव जो है ये बहुत आसान होता है, जबकि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है। इनका रख रखाव जो है ये भी महंगा होता है, और अक्सर जो प्राकृतिक स्रोतों से ऊन मिलती है इसमें कीड़ा भी लग जाता है। लेकिन एक्रेलिक जो रेशा होता है ये टिकाऊ होता है और साथ ही कई आकर्षक रंगों में भी उपलब्ध होता है। इसीलिए जो संश्लेषित रेशे हैं या सिंथेटिक फाइबर हैं ये प्राकृतिक रेशे की तुलना में अधिक लोकप्रिय होते हैं। अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर का कुछ नुकसान भी होता है। अगर सिंथेटिक फाइबर को गर्म किया जाता है ये पिघल जाते हैं, इसलिए इनके कपड़े में जल्दी आग लग जाती है। ये विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा किचन में काम करते समय हमें सिंथेटिक कपड़े या संश्लेषित कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आग लगने पर ये शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल रसोई में नहीं करना चाहिए। उस समय सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सूती कपड़े जो है ये अधिक उपयोगी होते हैं किचन में प्रयोग करने के लिए। सभी तरह के संश्लेषित फाइबर या संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल का उपयोग करके कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार होते हैं, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर के क्या लक्षण होते हैं या संश्लेषित रेशे के क्या लक्षण हैं। गर्मी में या बरसात में जिस छतरी का उपयोग हम करते हैं वो संश्लेषित रेशे की ही बनी होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये हल्की होती है, अगर भीग जाती है तो जल्दी सूख जाती है। वहीं पर अगर कल्पना करिए छतरी सूत की बनी होती है, कपास की बनी होगी, तो क्या होगा, उसको सूखने में ही बहुत टाइम लग जाएगा और महंगी भी होगी। जबकि सिंथेटिक रेशे से बनी हुई छतरी सस्ती होती है और टिकाऊ भी होती है। देखिए, एक प्रयोग हम घर में कर सकते हैं। 2 कपड़े लेंगे बिल्कुल बराबर और बराबर मोटाई के। एक प्राकृतिक रेशे से बना हो जैसे सूत का बना हो, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिस्टर का हो। दोनों को हम थोड़ी देर टब के पानी में डुबो के
सुखाने के लिए डाल देंगे। हम देखते हैं सूत का कपड़ा देर में सूखता है, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है वो जल्दी सूख जाता है। इसका कारण क्या है? सिंथेटिक कपड़े प्राकृतिक कपड़ों की तुलना में कम पानी सोखते हैं। कम पानी सोखने के कारण इन्हें सूखने में कम समय लगता है, जबकि सूती कपड़े पानी को बहुत अधिक अवशोषित करते हैं, इसलिए उन्हें सूखने में अधिक समय लगता है। तो इस तरह से सिंथेटिक कपड़े धोने में भी आसान है और जल्दी सूख भी जाते हैं। घरों में हम डेली प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक जो है ये भी क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। ये भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है कि ये एक चेन के रूप में या एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ये चित्र में दिख रहा है, देखिए ए जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्या है? ये चेन के रूप में जुड़े हैं और इससे नीचे जो है ये एक दूसरे से क्रॉस जुड़े हुए हैं। अब ये प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि प्लास्टिक को पिघलाकर किसी भी शेप में, किसी भी आकार में इसको ढाला जा सकता है। इसको किसी भी तरह से रंग मिलाकर आकर्षक रंगों में रंगा जा सकता है। इसकी रिसाइकलिंग भी होती है। इसको पिघलाकर फिर से नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब देखिए प्लास्टिक की चीज़ें बनी हुई आपने घर में देखी होंगी, जैसे टब है, मग है, ब्रश है, किचन में रखे हुए जार हैं, बोतल हैं, ये प्लास्टिक की बनी हुई ही होती हैं। हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन भी एक तरह का प्लास्टिक ही है। कुछ प्लास्टिक कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं। जैसे आपने पॉलीथीन देखा होगा, ये बहुत मुलायम होता है, लेकिन जो बिजली के स्विच होते हैं वो क्या होता है? कठोर प्लास्टिक होता है। देखिए घरों में जो हम प्लास्टिक की वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोतल है या जार है, टब है, बाल्टी, मग, ये किससे बने होते हैं? थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये ऐसा प्लास्टिक है जो थोड़ा सा भी गर्म करने पर ये क्या होता है? ये मुलायम हो जाता है। ये थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसी तरह से पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये भी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक से और क्या चीज़ें बनती हैं? खिलौने हैं, कंघी हैं, कई तरह के कंटेनर जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ये मुलायम होते हैं और ये थोड़ा सा गर्म करने पर ये क्या होते हैं? और अधिक मुलायम हो जाते हैं। जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होते। इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते। बेकेलाइट जो है ये गर्मी और बिजली के कुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बिजली के स्विच, खाना बनाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। और मेलामाइन क्या है? ये एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो आग का प्रतिरोध करता है। अन्य प्लास्टिक की तुलना में मेलामाइन गर्मी को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, बर्तन और कपड़े बनाने के लिए किया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये कठोर होते हैं। अब देखिए प्लास्टिक जो है ये एक विकल्प पदार्थ है। घरों में खाद्य पदार्थ, पानी, दूध, अचार, मुरब्बा, जैम या सूखा भोजन आदि को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर सबसे सुविधाजनक लगते हैं, क्योंकि इनका वजन हल्का होता है, इनकी कीमत कम होती है, ये मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, साथ ही इनका संचालन बहुत आसान होता है। धातुओं की तुलना में हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यान में भी किया जाता है। इसी तरह से आप देखते हो घरों में हम स्लीपर्स, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं, ये मेज, कुर्सियाँ, ये आपने देखा होगा प्लास्टिक की बनी होती हैं।
प्लास्टिक की कुर्सियों को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह को खिसका सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर लकड़ी की कुर्सी है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा मुश्किल होती है। इसी तरह से बाल्टियाँ प्लास्टिक की बहुत हल्की होती हैं, लेकिन वहीं पर स्टील की बाल्टी होगी या पीतल की बाल्टी होगी तो क्या होगी, वो भारी होती है। इसी तरह से प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। अब देखिए, हवा के संपर्क में आने पर लोहे जैसी धातुओं में जंग लग जाती है, एल्यूमिनियम की चमक गायब हो जाती है, पीतल की चमक गायब हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक पानी और हवा के साथ किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, उनसे कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये आसानी से खराब नहीं होते। यही कारण है कि इनका उपयोग कई रसायनों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, जो साइंस की लैब होती है वहाँ पर भी बहुत से केमिकल जो बहुत तेज होते हैं उनको भी प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है। इसी तरह से देखिए, प्लास्टिक हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी होता है, क्योंकि वो सालों साल चलता है। देखिए, प्राचीन समय में भी लोग कंटेनर का इस्तेमाल करते थे, बाल्टियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो धातुओं की बनी होती थी। लेकिन आज अधिकतर ये वस्तुएं किससे बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब प्लास्टिक की क्यों बनी होती हैं, इसका कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि प्लास्टिक एक तो हल्का होता है, दूसरा ये मजबूत होता है और ये टिकाऊ होता है, बहुत सालों ये चलता है, क्योंकि ये ना हवा से और पानी से किसी भी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करता। साथ ही इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इसको पतले से पतला बनाया जा सकता है, बड़ा सा बड़ा इसको बनाया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्लास्टिक ये क्या होता है, धातुओं से बहुत सस्ता होता है, इसलिए आजकल अधिकतर घरेलू सामानों में प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग होने लगा है। अब देखिए, प्लास्टिक जो है ये कुचालक है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें से ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। प्लास्टिक के कुचालक होने के कारण बिजली के तारों में प्लास्टिक का आवरण होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, पेचकस में स्क्रू ड्राइवर या जो टेस्टर होता है ये इसके हैंडल प्लास्टिक से बने होते हैं। किचन में प्रेशर कुकर है, खाना पकाने के लिए जो फ्राई पैन है, इसके हैंडल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि बर्तन गर्म हो जाता है लेकिन हैंडल गर्म नहीं होता, क्योंकि हैंडल प्लास्टिक से बना है और प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है। अब प्लास्टिक के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ देखिए, हो सकता है आपको मालूम हो और हो सकता है आपके लिए इनमें से कुछ नहीं हो। स्वास्थ्य सेवाओं में प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग होता है, वहाँ पर इसका उपयोग बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। जैसे पैकेजिंग में, गोलियों की जो टैबलेट मिलती हैं उसकी पैकेजिंग में, घावों को सिलने के लिए जो धागा इस्तेमाल होता है, सिरिंज है, डॉक्टर के ग्लव्स में, और कई तरह के चिकित्सा उपकरण हैं, वहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल होता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में कुछ तरह के प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल में आते हैं जो खाना बनाने के काम में आते हैं, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक में कोई फ़र्क नहीं होता, जबकि खाना बन जाता है, पक जाता है, लेकिन प्लास्टिक किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता। इसी तरह से आपने नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक कढ़ाई देखी होगी, जिसमें तेल या पानी नहीं चिपकता। इसमें क्या है, टेफ्लॉन की एक लेयर होती है। टेफ्लॉन एक तरह का प्लास्टिक होता है। इसी तरह से अग्निरोधक प्लास्टिक, ये क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर जो है, आपने सुना होगा, आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन अग्निरोधक प्लास्टिक जो फायरमैन की वर्दी में इस्तेमाल होता है, इसमें क्या होता है, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो क्या होती है, आग के प्रतिरोधी होती है, उनमें आग नहीं लगती, जबकि उनकी वर्दी में मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अब देखिए, प्लास्टिक और पर्यावरण। देखिए, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं
जो हमें फ़ायदा भी पहुंचाती हैं, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल सोच समझ के नहीं करेंगे तो नुकसान भी करती हैं। अक्सर हम बाज़ार से जो सामान खरीदते हैं वो प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक की थैलियों में आता है। इसी तरह से कई बार हम भी जाने अनजाने में पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है इसका कचरा जमा होता रहता है, क्योंकि ये ऐसा कचरा है जो है आसानी से सड़ता नहीं है। ये क्या होता है, प्लास्टिक का डिस्पोजल एक सबसे बड़ी समस्या है। प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं इनको तो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं या विघटित कर देते हैं। जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, पत्तियां हैं, बैक्टीरिया इनको सड़ाकर क्या करते हैं, फिर से मिट्टी में, वायु में मिला देते हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो विघटित नहीं होता है। इसको हम कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि प्लास्टिक को सड़ने में सालों लग जाते हैं, इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगर प्लास्टिक को जलाया जाता है इससे बहुत सी हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये वायुमंडल के ऊपर जो ओजोन की लेयर है उसको भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम इस्तेमाल करें। जब हम बाज़ार जाते हैं वस्तुएं खरीदने के लिए तो हमें ये सूत के या जूट के बैग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जूट और सूत जो है ये ऐसा पदार्थ हैं जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनका आसानी से बैक्टीरिया द्वारा अपघटन हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। उसको जो बैक्टीरिया हैं ये विघटित नहीं कर सकते, इसलिए ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के अधिक से अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। और साथ ही ये जो प्लास्टिक का कचरा है अगर ये टूट जाता है इसको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। इसकी रिसाइकलिंग करके फिर से इनका नई वस्तुएं बनाई जाती हैं और उनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिसाइकलिंग अगर होगी तो उससे पर्यावरण को अधिक नुकसान नहीं होगा। हमें 5R सिद्धांत को याद रखना चाहिए, यानी कम इस्तेमाल करें, फिर से उपयोग करें, रिसाइकलिंग करें, पुनर्पर्याप्त करें और मना करें। इसको अभी हम विस्तार से देखेंगे। अब देखिए, जब हम प्लास्टिक को या पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं तो आपने देखा होगा जाने अनजाने में ये जानवर क्या करते हैं, जब घास खाते हैं या भोजन कोई डाल देता है इधर उधर उसको खाते हैं तो प्लास्टिक बैग या ये जो पॉलीथीन बैग है उनके शरीर के अंदर चला जाता है और उनके शरीर में क्या होता है, एक लेयर बन जाती है और धीरे धीरे उनकी मृत्यु का कारण हो सकती है। तो इस तरह से हमें ये पॉलीथीन बैग वगैरह इस तरह से नहीं फेंकने चाहिए। अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो बहुत से जानवरों को इससे नुकसान होगा। इसी तरह से बहुत से लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग को या रैपर को क्या करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। ये उड़कर नालियों में चला जाता है और नालियाँ बंद हो जाती हैं। नालियों का पानी बहता नहीं है तो उसमें क्या होगा, बहुत सी जहरीली गैसें बनती हैं। कई तरह के कीट, बैक्टीरिया, वायरस वहाँ पर पनपते हैं जो बहुत से रोग का कारक होते हैं। तो इसलिए हमें भी खुद ध्यान देना चाहिए कि जो हम प्लास्टिक, पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकें, क्योंकि अगर हम इधर उधर फेंकते हैं तो हम खुद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो अगर हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, हमें शुद्ध वायु मिलेगी, हमें शुद्ध पानी मिलेगा और इस तरह से हम स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग पॉलीथीन को खेतों में डाल देते हैं। खेतों में क्या होता है, वो मिट्टी को
भी प्रदूषित करते हैं, मृदा प्रदूषण इसे कहते हैं। तो मिट्टी में भी क्या होते हैं, कई तरह के हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब देखिए 5R क्या है। देखिए 5R सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है उपयोग कम करिए। किसका उपयोग? जो हानिकारक प्लास्टिक है उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। रीयूज़, अगर उपयोग करना ही पड़े तो उनको फिर से उपयोग में लाना चाहिए। रिसाइकलिंग, जब हम उसको उपयोग कर लेते हैं, टूट जाते हैं या फट जाते हैं तो उसको रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए। रीपर्पस, यानी उसको फिर से अलग अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और एक होता है रिफ्यूज़, हमें प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए हम इसको 5R को विस्तार से देखते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, यानी जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें पॉलीथीन का उपयोग ना करके किसका करना चाहिए? सूत के बने हुए वस्तु का या जूट के बने हुए बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा रिड्यूस या कम यूज़ करें। अगर हमें यूज़ करना ही है तो कम से कम उसका यूज़ करना चाहिए। तीसरा है रीयूज़। रीयूज़ माने अगर हम मान लीजिए प्लास्टिक के बैग का हमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको फिर दूसरे काम में हमको लाना चाहिए। फिर है पुनर्प्रयोजन। इसका मतलब हो गया रीपर्पस, मतलब अगर हम प्लास्टिक का बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम मिट्टी भरकर ये पौधे उसमें लगा सकते हैं जिससे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदा होगा। इसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए लंच बॉक्स, वाटर बॉटल धातु के या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की बोतल या लंच बॉक्स का इस्तेमाल इसमें ना करें। अगला है रिसाइकलिंग का मतलब है हमें इन वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए जिससे कि नई वस्तुएं तैयार होती हैं। फिर है पर्यावरण के प्रति हमें भी जागरूक रहना चाहिए। हम कैसे जागरूक होंगे? अगर हम पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल के बजाय सूत की या जूट की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। अगर मान लीजिए हमें प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करनी ज़रूरी है, कहीं पे कई सामान ऐसा हो जाता है जो प्लास्टिक की थैली में ही लाया जा सकता है, तो उसको हमें बाद में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए हम प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का कम से कम इस्तेमाल करें।